तो अभी आगे आने वाले समय में आप किस तरीके से सोच रहे हैं कि इनकी कविताओं को कैसे प्रेजेंट किया जाए और किस तरीके से एक्सप्लोर करना चाहेंगे समाज में इनकी कविताओं को, या इनके जीवन काल की जो बातें हैं उन चीज़ों को कैसे कैसे आप आगे दिखाना चाहोगे? देखो, अभी तो हमने इस ग्रंथ का बस विमोचन करवाया है और अब क्योंकि उनका साहित्य समाज के समक्ष आ गया, अब इस पर विचार है कि भाई हम इनकी स्मृति में इनके साहित्य को कुछ कार्यक्रम करने का हमारा विचार है कि इनके संगीत शैलियों का भी प्रसार हो और साहित्य का भी हो। तो इस विषय में विचार अभी चल रहा है, लेकिन किस प्रकार से किया जाए इस पर थोड़ा सा चिंतन करने की जरूरत है। और इसमें तो मैं कहूँगा कि आप जैसे जो हमारे बंधु हैं जिनको मीडिया का या टेक्निकल नॉलेज है प्रचार प्रसार की सामग्री का, ये आपकी सहायता से होगा। टेक्निकल कुछ नहीं, यहाँ बस हैरीवुड का बस एक ही उद्देश्य है कि हमारे हरियाणा में जो साहित्य है, जो कला और जो संस्कृति है, जो लोग भूलते जा रहे हैं। आज समाज में देखो, लोग गांव से उठ के शहर में आ गए हैं और जो गांव में भी जो रह रहे हैं वो अपनी संस्कृति को छोड़ के या अपने साहित्य को छोड़कर अपनी परंपराओं को छोड़ के कुछ दूसरी ही परंपराओं में घुसता जा रहा है। बस उन्हीं परंपराओं की चीज़ों को समाज के सामने प्रस्तुत करना, और जो आप जैसे विद्वान हैं जो इतने अच्छे साहित्य को लेकर आए हैं उन चीज़ों को प्रस्तुत करना और समाज के सामने दिखाना, वही हमारा उद्देश्य रहा है और यही हमारा उद्देश्य रहेगा। तो बहुत धन्यवाद कि आपने पंडित मोहर सिंह गौड़ को इतने अच्छे से एक ग्रंथ लिखकर काव्य संगीत मणि के माध्यम से हरियाणा ग्रंथ एकेडमी को एक बहुत बड़ा ग्रंथ दिया है। तो अभी इसके बारे में जो समाज के सामने मैं पंडित मोहर सिंह गौड़ जी के बारे में पूछना चाहूँगा कि समाज में जो इनकी कविताएं हैं, इनकी कविताओं को जो संस्कृत में है, या जो आपने एक कौन सी भाषा बताई अभी, पिंगल भाषा, तो पिंगल भाषा में जो लोग समझ नहीं पाते हैं तो उन शब्दों को थोड़ा सा अर्थ निकाल के कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहेंगे कि एक उसमें संगीत थोड़ा सा कम हो, लेकिन उनकी बातें जो हैं वो हिंदी में प्रस्तुत करके और एक कहानी के तरीके से प्रस्तुत करना। तो ऐसा कुछ करने का विचार है आपका? हाँ, इसमें ये जो आपकी बात है ये बात हो सकती है क्योंकि उस कालखंड की भाषा है, थोड़ी सी टिपिकल है और संस्कृत निष्ठ शब्दों का भी प्रयोग किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि वर्तमान समय के पाठक के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, खासतौर से जो लोक कलाकार है उनके लिए। विद्वान व्यक्ति के लिए समस्या नहीं, वो समझेगा। और वैसे इतनी कोई बहुत जटिल भाषा नहीं है, समझ में आएगी, आपको भी समझ में आ जाएगी। कहीं कहीं क्योंकि पिंगल का पुट है, वो शब्द ऐसे हैं कुछ कुछ, जैसे जाही, माही, नाई, अब है तो वो सुनने के बाद जब पूरी पंक्ति पढ़ के आएंगे तो सब समझ में आएगा, कोई ऐसी बात है नहीं। हाँ, कविता जहाँ कोई टिपिकल बहुत ज़्यादा शब्दावली है उसका हम हिंदी में पहले भावार्थ समझा दें 2-4 पंक्तियों में, फिर उसका प्रेजेंटेशन गायन के माध्यम से कर दें, तो इससे दोनों ही चीज़ें हमारे सुरक्षित हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और लोगों को इस चीज़ के बारे में समझ में आएगा कि कविता के भाव क्या है। तो ये एक बहुत अच्छा आपने सोचा है सत्यवान जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना सब कुछ पंडित मोहर सिंह गौड़ के बारे में हमारे दर्शकों को बताया, और आगे फिर हम आपके माध्यम से और हैरीवुड टीवी के माध्यम से लोगों को जागृत करते रहेंगे, उनकी कविताओं के माध्यम से जागृत करते रहेंगे, और एक अच्छे म्यूजिकल फॉर्म में उनकी कविताओं को आप एक्सप्लोर करोगे तो हैरीवुड हमेशा आपका स्वागत करेगा। आप हर समय और हर घड़ी कभी भी आप हैरीवुड को याद कीजिए। हैरीवुड आप पंडित मोहर सिंह गौड़ की कविताओं को और उनकी जीवनी की शैलियों को लेकर आपके दर्शकों के सामने लेकर आएगा। तो इसके अलावा कुछ और कहना चाहोगे आप दर्शकों को? इसमें बस मैं इतना ही कहूँगा मलिक भाई कि अपनी धरती जहाँ पर हम पैदा हुए उस धरती की मिट्टी के कण कण से हमें प्रेम होना चाहिए।
जिस धरती से हम लेकर के खाते हैं, अपना जीवन चलाते हैं, उस स्थान, उस धरती की सभ्यता, उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, उसकी बोली के प्रति हम समर्पित होने चाहिए और उसके प्रति वफादारी रखना प्रत्येक उस नागरिक का कर्तव्य है। हम अपनी भाषा, अपनी लोक संस्कृति को अगर छोड़ देंगे तो हमारी पहचान ही क्या रहेगी? पहचान ही क्या रहेगी? यही तो भारत है कि विविधताओं में एकता का परिचय जब हम देते हैं तो विविधता किस बात की है? केवल भवन बना लेना, बिल्डिंग खड़ी कर देना विविधता नहीं है, वो हमारी संस्कृतियों की विविधता है, भाषाओं की है कि और हरियाणा की जो पहचान है वो साहित्य के दृष्टिकोण से हो और संगीत के दृष्टिकोण से हो या अन्य जो क्षेत्रीय प्रादेशिक संस्कृतियां हैं, कलाकारी है, उसकी बात हो, इनमें पर्याप्त विविधता है। बस एक आवश्यकता है कि हम सभी हरियाणा वासी एक मत होकर के अपनी उस सभ्यता, उस इतिहास, संस्कृति को बचाएं और विश्व पटल पर उसे स्थापित कर सकें कि हरियाणा श्रेष्ठ है, वो किसी से पीछे नहीं है। हम अपने संगीत को, लोक संगीत को, मैंने बताया कि हरियाणा का लोक संगीत पूरे वर्ल्ड में अपना एक विशेष स्थान रखता है और यूनिक है। जिस पैटर्न को, जिन तालों के पैटर्न को इस पूरी दुनिया में कोई नहीं बजा सकता, सिर्फ हरियाणा का ही ढोलक वादक बजा सकता है। बिल्कुल, ये यहाँ पे बहुत बड़ी बात आपने बहुत सही कहा ये कि जो हमारा जो साहित्य है वो बॉलीवुड पूरा इस्तेमाल कर रहा है, करता है। जितनी भी हमारी बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं दादा लक्ष्मी की और दादा मेहर सिंह जी की, जिनकी धुन बॉलीवुड ने की, क्योंकि वो कविताएं बहुत पहले की लिखी हुई है और वो फिल्म बहुत बाद में रिलीज हुई है, तो वो धुनें हमारी वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा साहित्य सच में बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा साहित्य है जो बहुत बड़ा ज्ञान देता है लोगों को। ये जो अभी आपने बॉलीवुड की जो बात बताई कि बहुत सारी चीज़ें बॉलीवुड में गई, क्योंकि दादा मोहर सिंह हुए या चंद्रलाल जी हुए, पंडित लक्ष्मीचंद जी, इन्होंने हरियाणा से बाहर बहुत गाया, महाराष्ट्र में गाया, बम्बई में गाया, कलकत्ता में गाया, पंजाब में गाया, दूर दूर तक गाया है इन्होंने सबने। तो कुछ चीज़ें हमारी भी वहाँ गई, कुछ वहाँ से भी हमारे पास आई। और ये मैं कहूँ कि भाषा के अंतर्गत जब फिल्मी गानों में, जैसे पता नहीं कौन सा गाना जो कभी आया था, आंखें चार हो गई, कुछ ऐसे। अब बहुत से लोग कहते हैं कि जब वो आंखें चार होना, ये जो शब्द है, ये शब्दावली ये बॉलीवुड ने दी हमें। अब कोई चर्चा किसी के साथ मेरी चल रही थी, तब कह रहे थे, मैंने कहा कि नहीं, बॉलीवुड तो अब आया है, ये आंखें चार होना, ये शब्दावली तो बहुत पहले प्रयोग कर ली। दादा चिमनलाल ने भी अपने भजन में गाया है और बड़ी सुंदर कविता है वो। पंडित चिमनलाल जी जो दादा मोहर सिंह के सुपुत्र थे, तत्काली कवि रहे, शानदार तत्काल शास्त्रार्थ महारथी थे, उन्होंने एक बहरे तबील गाई और मैंने लगभग हरियाणवी साहित्य पढ़ा, उसमें उससे बेहतरीन बहरे तबील मुझे नहीं लगी कोई। मैं तुलना नहीं कर रहा, पंडित लक्ष्मीचंद जी की बहरे तबील बहुत फेमस है, बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छा थॉट। भाषा की जड़त और उसका जो छंद की जो लयात्मकता है, वो दादा चिमनलाल ने सीता स्वयंवर पर कभी एक बहरे तबील गाई थी और वो तत्काल गाई थी। किसी शास्त्रार्थ में, श्रृंगार रस में बहुत कम गाते थे, लेकिन माहौल ऐसा होगा वहाँ का, तो उन्होंने जड़ दी वहीं। सीता जी जब वरमाला लेकर के मंडप में जब पहुँचती हैं तो पूरी राजसभा सजी हुई है, आर्यावर्त के राजकुमार बैठे हुए हैं और उस समय का वो चित्रण किया और वो शब्द उन्होंने वहाँ प्रयोग किया है, आंखें चार होना। अच्छा, हाँ, मैंने कहा कि नहीं, बॉलीवुड ने तो अब प्रयोग किया है, ये तो 1950 के आसपास ये शब्द प्रयोग कर दिया था पंडित चिमनलाल जी ने। ठीक। और वो बहरे तबील क्या है, उसके शब्द में सुनाऊं आपको, बड़ी अच्छी, देखिए। बजे प्रेम के सितार, होने लगी जय जयकार, सारे साज के सिंगार, उठी जनक लली, गाय रही मंगलाचार, खड़ी सखियां निहार, छवि राम जी की धार, मन में सीता निकली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसी में एक पंक्ति में उन्होंने कहा, जब वो सभा में पहुंचती हैं वरमाला लेकर के सीता जी, तो वहां कह रहे हैं वो कि नूपुरों की झनकार, उठी सभा के मंझार, देखा राम हुई चार, आंखें आंखों में घली।
बहुत मृग नयनी के वार हो गए दिल के आर पार, बण के पैनी कटार नजर जिगर पे चली। बहुत बढ़िया। अब इसी में यही कहा ना कि आंखें मिली चार हो जाना। हाँ, तो वो बॉलीवुड में तो बाद में ही पहुंची। ये तो कितनी पुरानी कविता आप बता रहे हैं। सही बात। सत्यवान जी, एक चीज़ बताइए, आपने जो काव्य संगीत मणि जो लिखा, तो क्या आज के युवा इसमें लिखी भाषा या लिपि उस चीज़ को, उसके भावार्थ को क्या समझ पाएंगे जो कवि कहना चाह रहा है, उस पूरे भावार्थ को? देखिए, जो साहित्य होता है वो किसी कालखंड में, जिस कालखंड का कवि है वो अपनी तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित होकर उसी कालखंड की भाषा में वो साहित्य लिखता है। हाँ। और कुछ साल के बाद, 100 साल के बाद, 200 साल के बाद, क्योंकि भाषा बदलती है, भाषा परिवर्तनशील है, इसीलिए जब लिखित में साहित्य आ जाता है तो क्योंकि ये तो 125 साल पुराना, 100 साल पुराना साहित्य है, तो वो भाषा भी बदल गई है। अब आज का जो छात्र है यूनिवर्सिटी का, वो जब इसको पढ़ने चलेगा तो उसको बहुत दुरूह लगेगा, क्यों, कैसे समझेगा, बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन अब यूनिवर्सिटी सिलेबस में या स्कूलों में जो साहित्य हम पढ़ते हैं, लोक साहित्य, उसमें तो हम तुलसीदास जी को भी पढ़ते हैं। अब तुलसीदास जी तो बहुत पुराने हैं, लेकिन पढ़ते तो वो भी हैं। तो इसका वो जो माध्यम है वो है कि शिक्षक, हमारा जो शिक्षक है, प्रोफेसर है, टीचर है, क्योंकि वो विद्वान होते हैं, उनका विषय होता है, तो वो उसको पढ़ाते हैं जब बच्चे को, तो बच्चे को सब समझ में आता है। तो ऐसे ही इस साहित्य में भी होगा, जब ये सिलेबस में जाएगी तो वहाँ पर विद्वान को पढ़ाएंगे। अभी सिलेबस में जाने का तो क्या समय रहेगा और कब तक अप्रूवल मिलेगा? अगर मान लीजिए इंडिविजुअल, अगर मैं चाहूँ कि मुझे पंडित मोहर सिंह गौड़ जी की जो कविताएं हैं उनको पढ़ना है और उनमें जो जितना भी ज्ञान लिखा हुआ है वो ज्ञान मुझे लेना है, अगर मैं इंडिविजुअल इसको पढ़ना चाहूँ, तो क्या आपने उस तरीके से इसमें प्रस्तुतिकरण किया है कि एक कविता का जो भाव है वो क्या है, उसको एक सरल भाषा में? हाँ, ये जो आपने बात कही कि कविता लिखने के बाद उसको एक्सप्लेन जो करना था, वो काम इस ग्रंथ में नहीं किया गया। अच्छा। कारण उसका क्या था? क्योंकि ये जो ग्रंथ जब लिखा, जिस फॉन्ट में ये छपना था, इसमें लगभग 1150 पेज बन रहे थे। ठीक। फिर उस फॉन्ट को थोड़ा सा छोटा किया, कम किया, तब जाके 805 या 815 पेज में लिखी गई है। अगर मैं प्रत्येक कविता का सरलार्थ या एक्सप्लेनेशन भी लिखने लग जाता तो ये 3000 पेज में जाके 3000 पेज बहुत विस्तार हो जाता ग्रंथ का। लेकिन क्योंकि सारी कविताओं को एक बार प्रकाशित करना जरूरी था, अब क्या होगा कि जब हम दोबारा से कुछ लिखेंगे इस पर, तो जो कविता या ज़्यादा क्लिष्ट है भाषा में या अर्थ समझ में नहीं आ पा रहा है, उसको हम एक्सप्लेनेशन दे देंगे। और वैसे इतनी ज़्यादा टिपिकल नहीं है कि समझ ही ना पाए कोई, क्योंकि है तो अपनी हरियाणवी खड़ी बोली है, हिंदी भाषा है, कोई शब्द संस्कृत का बीच में है, पिंगल का है, तो वो इतना समस्या खड़ी नहीं करेगा, क्योंकि जब सारी कविता का भाव आप समझ के आओगे तो एक शब्द के ऊपर इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। तो वो पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्टार्टिंग से कितनी कविताएं अच्छे से समझ रहे हो, उसके बाद में फिर मुश्किल नहीं आएगी। बिल्कुल। तो और कुछ आप कविताओं के बारे में कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखो, साहित्य है, और मैं कहता हूँ साहित्य समाज का दर्पण होता है। जिस समाज में कवि रहता है उस समाज को अपने साहित्य के माध्यम से दिखाता है, तो अपने उस कालखंड के समाज का भी ज्ञान होता है। और जो इतिहास इन्होंने लिखा है, प्रत्येक कवि या लेखक इतिहास को जब काव्यबद्ध करता है, उसका एक सबसे बड़ा उद्देश्य ही होता है कि हम वर्तमान पीढ़ी और आज जो परिस्थितियां समाज में, देश में बनी हैं, कि हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ इतना चले गए, बिल्कुल, कि हम जड़ों से ही कट गए। बिल्कुल। हम दिखावे की शान में चले गए। बिल्कुल सही बात। वो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। बिल्कुल सही बात, सही बात। तो वापिस जड़ों की तरफ लौटना ही होगा। हाँ। विकल्प नहीं आपके पास। बिल्कुल। आप कितने ही अंग्रेज बन जाएं, यूरोपियन बन जाएं, लेकिन आपकी पहचान तो वही रहेगी जो आपकी। बिल्कुल। तो और ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है। और इस हमारी संस्कृति की तरफ वापस जाने के लिए हमारे पास आपने जो एक काव्य संगीत मणि जो एक ग्रंथ लिखा है,
इस ग्रंथ के माध्यम से जरूर हम अपनी संस्कृति की तरफ बढ़ सकते हैं, अपने कल्चर की तरफ, अपनी परंपराओं की तरफ जा सकते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि वाग्यकार पंडित मोहर सिंह गौड की जो कविताएं हैं, जो श्री सत्यवान शर्मा जी ने काव्य संगीत मणि में प्रस्तुत किया है और हरियाणा ग्रंथ अकेडमी ने प्रस्तुत किया, इसको पढ़ें। और पढ़ने से आप अपनी संस्कृति को जानेंगे, अपने समाज को जानेंगे कि किस तरीके से समाज के अंदर हम लोग अपना जीवन जीते थे। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यवान शर्मा जी कि आप हॉलीवुड टीवी में आए और आपने हॉलीवुड टीवी स्टूडियो में आप आए और हमारे दर्शकों को आपने पंडित मोहर सिंह गौड जी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद। धन्यवाद।